हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, या एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ये टॉपिक हमने देख लिया था। आई होप कि आप सब बच्चों ने हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, ये सभी के सभी देखे होंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्ट्रेट बोर्ड का लाइन एंड प्लेन चैप्टर पढ़ के रखा है उनको ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए, या नहीं पता है तो अभी पता कर लो कि जो JEE मेन का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, ये जो JEE मेन का है इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें क्या है, 3 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट क्या है 3D, सेकंड पार्ट क्या है लाइन, और थर्ड पार्ट है प्लेन। यानी JEE मेन के अंदर क्या कर दिया ना, इन तीनों चैप्टर को मिला के एक बना दिया और उसको नाम दे दिया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस था पिछले साल का, अगर सिलेबस की बात करें, मतलब 2019 के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन और प्लेन ये अलग अलग दिए थे। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चों ने स्टेट बोर्ड क्लास 12 का ऑलरेडी लाइन एंड प्लेन चैप्टर पढ़ के रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो, लाइन एंड प्लेन करके 12th करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको सारे स्टेट बोर्ड के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और स्टेट बोर्ड में लाइन एंड प्लेन में क्या फ़र्क है, हालांकि चैप्टर सेम ही है। ठीक है, लाइन और प्लेन वहाँ पे कंबाइन फॉर्म में दिया है, वहाँ पे मतलब स्टेट बोर्ड में। ठीक है, और JEE मेन के सिलेबस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन ये कंबाइन फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर जो हमने बनाए हैं या हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं वो कम्प्लीटली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड थे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि लाइन कब स्टार्ट होगा हमारा, प्लेन कब स्टार्ट होगा, बट ये बात समझ के रखो कि ये तीनों चैप्टर मिला के एक चैप्टर बन रहा है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये तीनों में से किसी भी टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस JEE मेन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, अगर आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3D से ही रहेगा। ओके, नया टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन। नया टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी आपने वेक्टर चैप्टर में थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन के बारे में सीखा होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B क्या होता है करके। ठीक है, अगर आपको याद होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन भी वही है, बट ये 3 डायमेंशनल में है। हालांकि वेक्टर भी 3 डायमेंशनल में होता है, लेकिन वहाँ पे एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते थे, वेक्टर A को वेक्टर B पे प्रोजेक्ट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट में इस प्रोजेक्शन टॉपिक को खत्म करने वाले। पहला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं वो समझ। ठीक है, तो ध्यान दो, अब हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक है X एक्सिस, एक है Y एक्सिस और एक है Z एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। अब एक पॉइंट है P जो स्पेस में है, एक पॉइंट है P जो स्पेस में है। अब स्पेस में तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X Y Z हो जाएंगे। तो इसी की बात कर रहे हैं, OP मतलब यही लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब प्रोजेक्शन मतलब क्या, जैसे OP लाइन का प्रोजेक्शन अगर X एक्सिस पे अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसको मान लो मैंने B नाम दे दिया, तो ये जो रहेगा, मतलब ये देखो, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। अगर मान लो कि मैं यहाँ से कुछ लाइट हम इस OP पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो ये OP की जो परछाई है X एक्सिस पे ये रहेगी।
ठीक है। और ये हमेशा कैसे रहेगा, ये जो पॉइंट है P ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, OP का। किस पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट हुआ मतलब ये क्या हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा, वाई डिस्टेंस। ठीक है। उसी तरीके से P पॉइंट, ये OP लाइन का प्रोजेक्शन, अगर मान लो इस OP को मैं इस साइड से कहीं कुछ इस पे ना कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो ये जो OP लाइन है, जो OP लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, Z एक्सिस पे। इसको मैं नाम देता हूँ C। ठीक है, ये रहेगा इतना, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Z। इसी Z को हम लोग क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Z एक्सिस। ठीक है। इस Y डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस। ठीक है। तो उसी तरीके से इस OP का भी, अब ये कुछ लाइन ऐसी होगी, इस तरीके से बाहर निकल के होगी, ठीक है ना, इस तरीके। तो ये जो P पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन किस पे, X एक्सिस पे। तो आप समझ पाओ कि ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। अब थोड़ा दिखाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप ये समझ लो कि ठीक है, X एक्सिस पे ये प्रोजेक्शन हो जाएगा इतना। ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, X से डिनोट कर देंगे। बस समझ पा रहे हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ X। यानी ये जो P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट मॉड क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये जो लेंथ है ना, लेंथ, इसको हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, किसका, OP का। किस पे, X एक्सिस पे। और ये डिस्टेंस कितना है, X है। उसी तरीके से अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ OP बोलूं ऑन Y एक्सिस, Y एक्सिस पे क्या प्रोजेक्ट होगा, OP का प्रोजेक्शन किस पे, Y एक्सिस पे। कितना हो जाएगा, Y। ठीक है। इसको मॉड लगा दिया क्योंकि ये लेंथ है। प्रोजेक्शन मतलब लेंथ, ये ध्यान रखो। प्रोजेक्शन एक क्या, स्केलर क्वांटिटी है। और इसी लाइन OP का प्रोजेक्शन किस पे, Z एक्सिस पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Z एक्सिस, तो Z एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, और ये लेंथ मतलब Z है। ठीक है। तो Z और उसका मॉड। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होगे। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको वेक्टर OP लिखने लगाऊं तो वेक्टर OP आप क्या लिखोगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, X Y Z। तो यानी आप बोलोगे XI प्लस YJ प्लस Z के, यही बोलोगे। यानी कि देखो, वेक्टर OP के I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट जो है, बेसिकली वो क्या है, प्रोजेक्शन हो गए किसके, OP के। कहाँ पे, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। मतलब I के साथ जो होता है, वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OP ऑन X एक्सिस। J के साथ जो होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस। और K के साथ जो होता है, जो भी कंपोनेंट रहेगा, वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Z एक्सिस। ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस। ठीक है। उसी तरीके से Y क्या हो जाएगा, ये भी प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका, OP का। किस पे, Y एक्सिस पे। और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका, OP का। कहाँ पे, ऑन Z एक्सिस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस समझ पा रहे हो। ठीक है। तो ये अभी हमने सीखा कि अगर मेरे पास एक लाइन है और उसको मुझे प्रोजेक्ट करना है X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन क्या होगा उस लाइन का, X एक्सिस पे हो जाएगा X, Y एक्सिस पे हो जाएगा Y, और Z एक्सिस पे हो जाएगा Z। ओके। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो। सेकेंड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। अब लाइन AB की बात कर रहे हैं। अब ये लाइन AB से क्या मतलब है इनका, तो ये देखो, ये X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई, और ये Z एक्सिस हो गई। ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ पे कहे तो भी A पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट X1, Y1 और Z1 हो गए। ठीक है।
और यहाँ कहीं तो भी बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो जाएंगे। ए और बी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गई, ए बी बन गई। ठीक है, अब ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, अब ध्यान से देखना। मैं पहले ए बी का प्रोजेक्शन किस पे कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से हम लोग ना इस पे क्या कर रहे हैं, लाइट मार रहे हैं इस ए बी, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ गिरेगा, वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा गिरेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो ये बेसिकली ये कितना मिलेगा, ये क्या होगा, तो पॉइंट ए का वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा, y1 हो जाएगा, और पॉइंट बी का वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा होगा, y2 हो जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, y2 माइनस y1। बात समझ पा रहे हो कैसे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस y2, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस y1, अगर y2 में से मैं y1 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है किसका, ए बी लाइन का, कहाँ पे, y एक्सिस पे, ये कितना होगा, y2 माइनस y1। इसी लाइन ए बी का z एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी लाइन ठीक है, इसी लाइन ए बी का z एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये हो जाएगा कुछ। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है z2 और ये पॉइंट है z1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z2 माइनस z1 का मॉड। डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड लगा रहे, ये डिस्टेंस भी कैसा रहेगा, मॉड। उसी तरीके से इस ए बी का प्रोजेक्शन किस पे, x एक्सिस पे। तो मान लो ये कहीं तो भी यहाँ आएगा और ये कहीं तो भी यहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस होगा पॉइंट होगा x1 और ये पॉइंट होगा x2। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2, उसका फिर मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन x एक्सिस, तो सिंपली क्या करना है, b का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, उसमें से माइनस कर देने का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपको पता, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मॉड लग जाएगा। उसके बाद फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन y2 माइनस y1 कर दो, y2 माइनस y1, उसका मॉड ले लो। और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन z एक्सिस, तो z एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, z एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा z2 माइनस z1, उसका मॉड। ठीक है, अच्छा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर आपके पास मान लो a पॉइंट है और b पॉइंट है और मैं आपको वेक्टर ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k हो जाएगा। आपको पता है ये जो i के साथ जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन x एक्सिस। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन x एक्सिस, x2 माइनस x1, ये क्या होगा, y2 माइनस y1, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या लाइन ए बी बोल दो ऑन y एक्सिस, और z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन z एक्सिस। तो यहाँ से भी आप याद रखना, आपके लिए बहुत सिंपल है। ओके ठीक है, थर्ड पॉइंट अब ध्यान दो। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन line L whose direction cosine LMN। मतलब बात समझो कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब तक हमने क्या किया, पहले दो केसेस में हमने एक लाइन ए बी को, पहले तो OP लाइन को प्रोजेक्ट किया x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे, फिर हमने बोला लाइन ए बी को x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन ए बी को एक दूसरे लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक लाइन को दूसरे लाइन पे प्रोजेक्ट करना है। जैसे वेक्टर में होता था, वेक्टर ए को वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट करते थे, याद है, अगर आपको याद होगा ये बात, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो फॉर्मूला क्या था, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, आपको ये ऑलरेडी हमने सीखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा। जैसे मान लो ए बी की बात करें तो ए पॉइंट आपको दिया है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 z1, और बी पॉइंट दिया इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 z2। तो अगर मैं आपको वेक्टर ए बी पूछ रहा हूँ, वेक्टर ए बी कितना हो जाए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये वेक्टर ए बी मिल गया। ठीक है, और वो क्या कहना चाहते हैं, किस पे प्रोजेक्ट करें, एक लाइन L पे जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है LMN। मान लो वो कोई लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, लाइन उसको हम P से दिखा देते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं। तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर P क्या हो जाएगा फिर, LI प्लस MJ प्लस NK हो जाएगा, LI प्लस MJ प्लस NK। बस समझ पा रहे हो, वेक्टर ए बी आपने निकाल लिया और जिस लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको मैंने P से डिनोट कर दिया, वेक्टर P से डिनोट कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमें गिवन क्या दिया, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन कोसाइन रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन यूनिट वेक्टर P, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन यूनिट वेक्टर P। तो ये क्या आएगा, इसको ध्यान से देखो। अब जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन यूनिट वेक्टर P क्या होगा, वेक्टर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर P अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर P। वेक्टर ए बी के अलॉन्ग में देखो I का कंपोनेंट x2 माइनस x1, j के कंपोनेंट y2 माइनस y1, k के कंपोनेंट z2 माइनस z1, और P यूनिट वेक्टर P के अलॉन्ग में L M N है। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालते आता होगा, I का कंपोनेंट x2 माइनस x1, I का कंपोनेंट L, तो ये क्या होगा L x2 माइनस x1 प्लस फिर M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1, ये हो गया। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में मॉड यूनिट वेक्टर का मॉड। यूनिट वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मॉड निकालते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, अच्छा याद आ रहा है कुछ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा मुझे, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ठीक है, ये रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी या लाइन ए बी ऑन यूनिट वेक्टर P। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये समझो आप बात को। जैसे मान लो ये कोई तो भी एक लाइन होगी, लाइन L जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमको L M N दिए हुए हैं, और ये कोई एक आधी लाइन दूसरी है, ए बी लाइन है। तो इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन किस पे, इस लाइन L पे, तो प्रोजेक्शन ये रहेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये CD दिखा दूँ। ठीक है ना, तो ये CD की जो लेंथ है, ये CD की जो लेंथ है वो ये फॉर्मूला दे देगा हमें, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को दूसरे लाइन पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, कुछ लोगों के शायद दिमाग में ये डाउट हो कि सर ठीक है आपने तो यहाँ पे ये बोला है कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है, अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइन नहीं गिवन है, डायरेक्शन रेशो गिवन है, फिर तो और भी बढ़िया। डायरेक्शन रेशो अगर गिवन है तो यहाँ से आप वेक्टर ए बी निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशो दिया है तो यहाँ से वो दूसरा वेक्टर निकाल लोगे, वेक्टर पी निकाल लोगे। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे तो प्रोजेक्ट करना है, फिर तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो उस हिसाब से आंसर यहाँ पे कुछ अलग प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ओके। चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -103 एंड 251 ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो आर 6:3। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लो
ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है -1 0 3, और मान लो ये एक पॉइंट है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन दिया है 2 5 1। इस ए और बी को क्या किया अपने ज्वाइन किया, और मान लो कोई एक आधी लाइन है, जैसे ये लाइन, इसको मैं सी डी नाम देता हूँ, इस लाइन को हम सी डी नाम देते हैं। इस सी डी के डायरेक्शन रेशो यानी ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 हमें गिवन दी। तो मेरे ख्याल से आप वेक्टर ए बी तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वेक्टर ए बी क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा 3i, 5 माइनस 0 तो 5j, 1 माइनस 3 -2k वेक्टर ए बी। अच्छा, वेक्टर सी डी बता सकते हो क्योंकि इसके अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो डायरेक्शन रेशो पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6i + 2j + 3k। आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्शन किसका, ऑफ वेक्टर ए बी का, किस पे, ऑन वेक्टर सी डी पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी डी। सो वेक्टर ए और वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी का डॉट प्रोडक्ट 3 × 6 18 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा, -2 × 3 -6 हो जाएगा। मॉड कैसे निकालते हैं, सी डी का मॉड 3 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। अच्छा, ऊपर में कितना मिल रहा है, ऊपर में आपको मिल गया 22 और नीचे में कितना मिल रहा है 49 यानी कि 7। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 22/7। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर सी डी। मतलब वेक्टर ए बी को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा किस पे, सी डी पे, तो ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, ये जो लेंथ हमें मिलेगी, इसको मान लो मैं नाम देता हूँ mn। तो यहाँ से इसकी यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 22/7। तो यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन सी डी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी वेक्टर में भी करके रखा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द एक्सिस। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है प्रोजेक्शन पता करने का। पहले आप वेक्टर PQ पता कर लो। ठीक है, वेक्टर PQ, तो 0 - 3 तो ये क्या हो जाएगा -3i प्लस -2 तो ये कितना हो जाएगा -2 -4j हो जाएगा, और 8 - 5 + 3k हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता I के साथ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन x एक्सिस। J के साथ जो होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन y एक्सिस, और K के साथ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन z एक्सिस। बट प्रोजेक्शन तो बेसिकली क्या, लेंथ है, और लेंथ हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप सीधा सीधा ऐसा बोल दो कि प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस, इसका मॉड -3 का मॉड यानी कितना 3। प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन y एक्सिस, ये कितना j का यानी कि -4 का मॉड कितना 4, और प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन z एक्सिस, ये कितना 3 का मॉड कितना होता है 3 होता है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो देखो कितना सिंपल तरीके से निकल के आता है ये सिंपल तरीका। अब अपने को सिंपल क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि हाँ एक्चुअली प्रोजेक्शन क्या है। अगर ये चीज़ पता है तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे से क्वेश्चन को प्रोजेक्ट किया गया है। देखो, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 - 3 2। मतलब यहाँ पे इस बार कोई प्रोजेक्शन नहीं फाइंड आउट करना है, इस बार आपको ऑलरेडी प्रोजेक्शन गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है फिर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, एलएमएन फाइंड आउट करना है। और ये जेईई मेन 2009 में आ चुका है। उस टाइम पे ये AI होता था। ठीक है, 2009 में ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, हमें अब पता क्या है, तो अगर मान लो कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन हुआ है, मतलब मान लो कि वो वेक्टर AB होगा, तो ये क्या है, ये xi कंपोनेंट के साथ में होता है। याद है ना, वेक्टर AB का प्रोजेक्ट I के साथ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन x एक्सिस होता है।
तो मैं इनको देखने के बाद तो बहुत आसानी से वेक्टर तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 2k। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए अब। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलो वेक्टर ए भी निकल गया। तो अपने को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन किसके अलॉन्ग में होते हैं? यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं। तो मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए भी निकाल लेता हूँ पहले। तो इसका मॉड कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर मेरे ख्याल से आ गया 7। तो यूनिट वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। अच्छा, वेक्टर ए बी कितना? 6i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन में कितना? 7। तो यूनिट वेक्टर ए बी कितना मिल गया? 6/7i माइनस 3/7j प्लस 2/7k। तो देखो यूनिट वेक्टर मिल गया। तो ये जो साथ में रहेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यानी L की वैल्यू कितनी? 6/7, M की वैल्यू कितनी? -3/7, N की वैल्यू कितनी? 2/7। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? डायरेक्शन कोसाइन। तो इस बार प्रोजेक्शन नहीं फाइंड आउट करना था, प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी हमें गिवन दिया था, हमें फाइंड आउट करना था डायरेक्शन कोसाइन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ठीक है, ओके। तो आज हमारा यहाँ पे 3D एक्चुअली जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें का जो 3D पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे लाइन चैप्टर की तरफ, या लाइन टॉपिक की तरफ बोल दिया तो भी चलेगा, लाइन। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड का लाइन ये चैप्टर पढ़ा होता है, तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं जाएंगी। बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उन लोग ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सिचुएशन रहने वाली है, उन 2 सिचुएशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार करते हैं। एक तैयार करते हैं वेक्टर फॉर्म में और एक तैयार करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो पहली थ्योरम बोल दो आप उसको, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through equation of a line passing through a point A whose position vector A and parallel to a vector उसको हम वेक्टर बी नाम देते हैं। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन है, ये लाइन होगी लाइन L, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या? वेक्टर A है, और यही लाइन एक दूसरे वेक्टर को क्या है? पैरेलल है, और जिसको हम वेक्टर B से दिखाते हैं। तो हमें 2 टाइप के इक्वेशन निकालना था, एक वेक्टर फॉर्म निकालना था और एक कार्टेशियन फॉर्म निकालना था। तो पहले हम लोग इंटरेस्टेड है वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको ध्यान से देखो। डेरिवेशन क्या है? हम लोग क्या करते हैं? इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट P कंसीडर करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट P कंसीडर करते हैं, या R ले लो, एक वेरिएबल पॉइंट R कंसीडर करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर R। अब ये वेरिएबल पॉइंट का क्या मतलब है? ये वेरिएबल पॉइंट का मतलब वेरिएबल है, तो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये घूम सकता है कहीं पे भी। देखो A पॉइंट तो कैसा फिक्स्ड है, लेकिन ये वेरिएबल पॉइंट है, तो इसके पास क्या एक स्पेशल पावर है कि ये लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, या लाइन पे कहीं पे भी घूम सकता है ये पॉइंट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपको पूछूं कि वेक्टर AR और वेक्टर B कैसे है, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर वेक्टर AR पैरेलल टू वेक्टर B। अच्छा, अगर ये 2 वेक्टर पैरेलल है, आपको याद है 2 वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है, फिर वेक्टर AR इज इक्वल टू हम लोग लैम्बडा वेक्टर B लिखते थे, अगर आपको वेक्टर चैप्टर अच्छे से याद है तो। और वेक्टर AR को कैसे लिखूंगा? तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A लिख दूंगा। वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्बडा वेक्टर B हो जाएगा। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट?
ओके, अब देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो दो टाइप में से किसी एक टाइप में अपने को आंसर फाइंड आउट करना होता है, या तो वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना होता है तो कार्टेशियन मेंशन किया जाता है फाइंड इन वेक्टर फॉर्म या फाइंड इन कार्टेशियन फॉर्म। अब ये कैसा, तो यहाँ पे ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे जो पॉइंट्स है वो कार्टेशियन में होने चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ x1 y1 z1, ए के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x1 y1 z1। और आर कैसा पॉइंट है, आर एक वेरिएबल पॉइंट है, आर कैसा वेरिएबल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x y z लेंगे, ठीक। अच्छा, ये तो वेक्टर बी है, पैरेलल वेक्टर है ये, तो वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होता है, डायरेक्शन रेशो होते हैं, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसा हो जाएगा, तो वेक्टर ए आर बता दो आप पहले मुझे, वेक्टर ए आर क्या होगा, x माइनस x1 आई हो जाएगा प्लस y माइनस y1 जे हो जाएगा प्लस z माइनस z1 के हो जाएगा। ये वेक्टर ए आर मिल गया आपको, ठीक है। वेक्टर ए आर, वेक्टर बी भी आपको ऑलरेडी पता ही है, वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और वेक्टर ए आर यहाँ पे पैरेलल है वेक्टर बी को, तो आपने याद है दो वेक्टर अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो कंडीशन क्या होती थी, उनके कंपोनेंट का रेशो सेम आता था। अगर आपको याद होगा a1 अपॉन a2 बोलते थे हम, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर कब, जब दो वेक्टर कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे भी ये दोनों भी तो एक दूसरे को पैरेलल ही है, तो यहाँ इसके जो आई कंपोनेंट हो गए x माइनस x1 और इसके जो आई कंपोनेंट होंगे a, इनका रेशो इक्वल आएगा। j कंपोनेंट क्या है, y माइनस y1 और j कंपोनेंट क्या है यहाँ पे b, k कंपोनेंट क्या है, z माइनस z1 और यहाँ k कंपोनेंट क्या है, c, तो ये रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ये होता है वेक्टर फॉर्म और ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत आएगी करके। तो आपको तो ध्यान क्या रखना है कि किस सिचुएशन के लिए मुझे ये वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है और कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करना है। सिचुएशन क्या है कि हमें बोला गया एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर उसको कैसा पैरेलल है, ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के लिए वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए क्या है, इसको नोट डाउन करके रखो। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी क्या है, उस लाइन एल को एक पैरेलल वेक्टर है। और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर तो वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, आपका आंसर हमेशा वेक्टर आर के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं लाइन का इक्वेशन पूछूं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, x और y के फॉर्म में रहेगा। उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हमेशा वेक्टर आर के फॉर्म में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, या तो कोई प्रॉब्लम, ओके। अब हमें कुछ नोट ध्यान में रखना है, कुछ नोट, जिसमें पहला नोट क्या कहता है, जैसे अभी हमने क्या बोला था कि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, x1 y1 z1। और यहाँ पे क्या लिया था हमने, एनी पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x y z, और यहाँ पे क्या लिया था, एक पैरेलल वेक्टर लिया था, वेक्टर b, इसके अलॉन्ग में ai प्लस बी जे प्लस सी के। अगर मुझे कभी ज़रूरत गिरी कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट फाइंड आउट करने का, तो कोई और पॉइंट का मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इसके पास एक स्पेशल पावर है, और वो पावर क्या, ये कहीं पे भी घूम सकता है। मतलब अगर मुझे यहाँ के पॉइंट की ज़रूरत है तो मैं आर को यहाँ पे लेके चले जाऊँगा, अगर मुझे इस पॉइंट की ज़रूरत है तो आर को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। यानी इन जनरल मुझे आर के ही क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। आर के कोऑर्डिनेट निकालना मतलब क्या निकालना है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। अब ये कैसे निकालें, तो देखो ये जो रेशो है, ये किसी ना किसी के तो इक्वल में आएगा ना, ये किसी ना किसी के तो इक्वल में होगा, कोई ना कोई क्वांटिटी के इक्वल में होगा। मान लो वो क्वांटिटी है लैम्बडा, वो किसके इक्वल में, लैम्बडा, मतलब ये जो चीज़ है वो लैम्बडा के बराबर में आएगी। एंड आप बोल सकते हो कि x माइनस x1 अपॉन ए लैम्बडा के बराबर में आएगा। तो यहाँ से आपको x कितना आएगा, x1 प्लस ए लैम्बडा, x कितना आ जाएगा, x1 प्लस ए लैम्बडा। वैसे ही ये भी क्वांटिटी लैम्बडा के बराबर में है, तो y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा अगर है, तो यहाँ से y कितना आएगा, y1 प्लस बी लैम्बडा आ जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट मिल गया।
और z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो यहाँ से z क्या आएगा, यहाँ से z आएगा z1 प्लस सी लैम्बडा आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएंगे हमें, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या रहेंगे, x1 प्लस a लैम्बडा ये x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस b लैम्बडा ये y कोऑर्डिनेट, z1 प्लस c लैम्बडा ये z कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट नोट आपको सबको समझ में आ गया, ओके। हाँ, सेकेंड नोट पे ध्यान दो। सेकेंड नोट में हमें क्या बोला है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है, डायरेक्शन रेशो की जगह क्या पता है, डायरेक्शन कोसाइन। L M N R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a की जगह आएगा L, a की जगह आएगा L, y माइनस y1 अपॉन b की जगह आएगा m, और z माइनस z1 अपॉन c की जगह आएगा n। तो ये रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपली क्या ध्यान रखना है, a b c को रिप्लेस कौन करेगा, L M N रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो लाइन हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उसको एक वेक्टर कैसा है, पैरेलल है, तो उस लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। नोट में हमने देखा कि अगर उस लाइन पे कभी मुझे कोई भी एनी पॉइंट निकालने की ज़रूरत गिरी, एनी पॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत गिरी, तो एनी पॉइंट का मतलब होगा वेरिएबल पॉइंट, यानी आर के कोऑर्डिनेट, तो ये रहेंगे आर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर मुझे डायरेक्शन रेशो के जगह डायरेक्शन कोसाइन गिवन दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब आता है थ्योरम नंबर 2 पे, या आप ऐसा बोल दो कि सेकंड क्या कंडीशन होगी। ठीक है, सेकंड कुछ अलग कंडीशन होगी जिसपे इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, point A whose position vector A and point B whose position vector B। ठीक है, अब इस बार हमें क्या सिचुएशन दी, जैसे एक लाइन है, लाइन L, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा बोला गया। पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर B है। ठीक है, तो हमें निकालना है दो चीज़ें अगेन, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो हमारा डेरिवेशन क्या होगा, हम लोग अगेन यहाँ पे एक एनी पॉइंट R कंसीडर करेंगे जो वेरिएबल पॉइंट है, और उसका पोजीशन वेक्टर R ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको पूछता हूँ कि वेक्टर AR और वेक्टर AR एंड वेक्टर AB, ये दोनों कैसे हैं, या ऐसा बोल दो वेक्टर AR और वेक्टर AB कैसे हैं, कोलीनियर है। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में है। वेक्टर AR एंड वेक्टर AB आर कोलीनियर। ये कैसे है, कोलीनियर है। कोलीनियर है तो फिर वेक्टर AR इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर AB हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर AR क्या होगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A हो जाएगा। लैम्बडा वेक्टर AB क्या होगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A हो जाएगा। वेक्टर A को उधर शिफ्ट कर दो तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। इससे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो पॉइंट A है, अब देखो इसमें फिक्स पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट A और पॉइंट B कैसा फिक्स पॉइंट है। तो A के कोऑर्डिनेट में दिखा देता हूँ x1 y1 z1 से, और B के कोऑर्डिनेट को हम लोग दिखा देते हैं x2 y2 z3 से। और एज यूजुअल R वेरिएबल पॉइंट है तो R के कोऑर्डिनेट को हम लोग दिखा देते हैं x y z से। अगेन वेक्टर AR, अच्छा वेक्टर AR क्या हो जाएगा, वेक्टर AR हो जाएगा x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, ये वेक्टर AR हो गया। और वेक्टर AB क्या हो जाएगा, वेक्टर AB हो जाएगा, वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, b माइनस a करके, तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस
Z2 माइनस Z1 के। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए आर कैसे है, कोलिनियर है। ये कैसे है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो आई कंपोनेंट का जो रेशो आएगा यानी कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये कैसे रहेंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, दो इक्वेशंस हमने डिस्कस किए, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ दो इक्वेशन की। पहली सिचुएशन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरे सिचुएशन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जो दो इक्वेशन हमने डिस्कस किए इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। बट न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आप ये वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। ठीक है, और उसको अप्लाई करना सीखोगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, चाहे फिर वो हमारे इंस्टीट्यूट के हो चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के ना हो। क्यों शेयर करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, सारे ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूट बंद है। अगर आपका भी कोई फ्रेंड होगा जो अदर इंस्टीट्यूट में होगा लेकिन उसके अभी वीडियो क्लासेस नहीं हो पा रहे, किसी भी रीज़न से उनका इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो उसका तो लॉस हो रहा है। तो आपका काम क्या है कि अगर आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है तो आप उसको फॉरवर्ड करो, ताकि वो भी घर पे बैठे ये सारी चीज़ों को देखे और उसकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो उसको कहीं अनलिंक ना फील हो कि उसने पढ़ाई नहीं की या उसका ये चैप्टर नहीं या उसका वो चैप्टर नहीं। आप तो पढ़ ही रहे हो, मुझे पता है कि आप तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपका काम है कि आपके फ्रेंड को भी ये चीज़ें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अच्छा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो आपके फ्रेंड को आप फॉरवर्ड कर रहे हो उसको बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको और आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके।